नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कपूरथला में भीड़ के हाथों मारा गया युवक बेअदबी नहीं बल्कि चोरी करने आया था। पंजाब पुलिस ने एक खुलासा किया है। समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा से यहां एक नई संस्कृति और नए माहौल की शुरुआत हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर में 33 दिनों के भीतर 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। वे सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों की हत्याओं सहित कई आतंकी अपराधों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा पहुंचकर दोबारा निर्मित किए गए फोर्ट अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया। पंजाब सरकार ने अमृतसर बेअदबी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। एसआईटी 2 दिन में पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कपूरथला में भीड़ के हाथों मारा गया युवक बेअदबी नहीं बल्कि चोरी करने आया था। पंजाब पुलिस ने यह खुलासा किया है। कपूरथला के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खग ने कहा कि अभी तक की जांच में यही सामने आया कि युवक चोरी करने आया था, बेअदबी की कोशिश हुई ही नहीं। इसलिए जिन लोगों ने युवक को मारा है उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा। युवक की हत्या के बाद एसएसपी खग ने कहा कि यहां आकर हमें पता चला है कि निजामपुर मोड़ पर बने गुरुद्वारे के प्रबंधक बाबा अमरदीप सिंह ने रविवार सुबह 4 बजे आकर इसे देखा। गुरुद्वारे में बाहरी राज्यों के 2 सेवादार भी रखे गए थे। जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि चोरी के लिए आया युवक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने अपने सेवादारों को कहकर उस युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की और पूछताछ भी की। एसएसपी ने कहा कि वह मौके पर पहुंच के और देखा उन्होंने कि गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर मंजिल पर है और नीचे रहने वाले कमरे बने हुए हैं। इस युवक को भी उन्होंने नीचे के कमरे में बंद कर रखा था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधकों से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने जो जैकेट पहनी हुई थी वह उनके सेवादारों की थी। शायद वह जैकेट चोरी करके ले जा रहा था। एसएसपी खग ने कहा कि पुलिस ने यहां आकर लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले ही वीडियो डाल दी थी। इसकी वजह से वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बावजूद लोग नहीं माने और उसे मार दिया गया। अब पुलिस सोशल मीडिया का वीडियो और दूसरे सबूतों के जरिए मामले की जांच करेगी। समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सांसद खेल स्पर्धा में यहां एक नई संस्कृति और नए माहौल की शुरुआत हुई है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जीतो या हारो, खेल को खेल की भावना से खेलिए। हारने का मतलब खत्म होना बिल्कुल भी नहीं है। हार में से एक तरह की जीत छिपी होती है। खेलो इंडिया के तहत मोदी सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि हम किस तरह खिलाड़ियों को सुविधाएं दे सकते हैं, उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं, यह हमारी ड्यूटी है। गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता का कुछ रूप बदला जाएगा। अब यह प्रतिस्पर्धा साल भर चलेगी ताकि खिलाड़ियों को अच्छे खेलने का मौका मिले। सांसद ने बताया कि इन्हें 96 टीमों ने हिस्सा लिया है जो ब्लॉक स्तर से निकलकर यहां पहुंची हैं। सांसद खेल स्पर्धा में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो समेत अन्य खेल आयोजित हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता का समापन सोमवार को किया जाएगा। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर में 33 दिनों के भीतर 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। वे सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों की हत्याओं सहित कई आतंकी अपराधों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान घाटी में शांति बिगाड़ना चाहता है। इससे पहले आज श्रीनगर के हरवान में तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान सैफुल्लाह अलू खालिद शाहबाज के तौर पर हुई है। वह पाकिस्तान के कराची का रहने वाला था। खालिद दहशतगर्दों की एक कैटेगरी में शामिल था और 2016 से एक्टिव था। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को हरवान इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा पहुंचकर दोबारा निर्मित किए गए
फोर्ट अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया। उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दाबोरलिम और नावेलिम में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब देश के कई हिस्सों पर मुगलों का शासन था तब गोवा पुर्तगाल शासन के अधीन आया था, लेकिन सदियां बीतने के बाद भी गोवा अपनी भारतीयता नहीं भूला और न ही भारत गोवा को भूला है। गोवा की आज़ादी को आज 60 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम को ले जाने के लिए पणजी एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे थे। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मोदी ने गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री का हमेशा से प्रयास रहा कि देश भर में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाए, साथ ही लोगों को टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। इस कड़ी में गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण उन्होंने करवाया है। पंजाब सरकार ने अमृतसर बेअदबी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। एसआईटी 2 दिन में पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डीसीपी विशेष जांच दल की नेतृत्व करेंगे और उधर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी करने वाला युवक करीब 9 घंटे तक दरबार साहिब में ही रहा। युवक ने सुबह 11:30 बजे पर गोल्डन टेम्पल में प्रवेश किया था। अभी तक आरोपी युवक की पहचान नहीं हुई है। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने बताया कि उसके पास मोबाइल और कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी यह भी कंफर्म नहीं कि आरोपी यूपी का है या कहीं और का, पर वो नॉन पंजाबी है। उस पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। रंधावा ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में मारे गए युवक की पहचान का पता लगा लिया जाएगा। दरबार साहिब के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। एक टीम को बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए भी लगा दिया गया ताकि आरोपी की मूवमेंट का पता चल सके। अगर वो ट्रेन से भी अमृतसर आया है तो उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली जाएगी, लेकिन इसमें 2 दिन का समय उन्हें चाहिए। रंधावा ने बताया कि उन्होंने पुलिस अफसरों से मीटिंग की है। पहले आनंदपुर साहिब में बेअदबी हुई, फिर दरबार साहिब के सरोवर में गुटखा साहिब फेंका गया। इसी दौरान ड्रोन भी पकड़ा गया है। यह सब सीक्वेंस सोचनी है। उन्होंने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इंटेलिजेंस विंग बनाने के लिए बोला गया। रंधावा ने एसजीपीसी और सत्कार कमेटी से अपील की है कि जो श्रद्धालु अंदर पड़े रहते हैं उनसे जरूर पूछताछ की जाए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला किया है। सिद्धू ने कहा है कि कैप्टन ने मुझे घर बैठाया था, मुझे कहा था कि सिद्धू के लिए मेरे दरवाजे बंद है। आज राजा रानी सब मिट गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कैप्टन को कोई हटा सकता है, लेकिन अब कैप्टन को ही घर बैठा दिया गया है। पर आज मेयर अपने आप को बचाते घूम रहे हैं। कैप्टन अब दिल्ली जाकर मोदी के जो है आओ भगत कर रहे हैं। सिद्धू ने पूरी तलखी दिखाते हुए कहा कि वह पहले भी नाचते थे और अब भी नाच रहे हैं। सिद्धू शनिवार को सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस एमएलए नवतेज चीमा के हक में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। नवजोत सिद्धू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इतिहास हारी मुख्यमंत्री बताया। सिद्धू ने कहा कि पिछली बार भी 2017 में वह 100 सीटों का दावा कर रहे थे। पूरा पंजाब केजरीवाल के साथ होने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन अंत में क्या हुआ सबको पता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में झाड़ अब भी बिखरा हुआ है। सिद्धू ने फिर सवाल उठाया कि केजरीवाल की कैबिनेट में कोई महिला मंत्री क्यों नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में किसी महिला को 1000 रुपए क्यों नहीं दे रहा है। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सुखबीर बादल से भी बड़ा गप्पी है। सुल्तानपुर लोधी में नवजोत सिद्धू ने कहा
कि सुखबीर बादल गुरु के दोषी हैं, चाहे उन्हें दूसरी जगह से सजा न मिले, लेकिन जनता की कचहरी जरूर सजा देकर उन्हें इंसाफ करेगी। 2.5 साल बाद कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी ने जगदीशपुर के हरिमऊ में जनसभा को संबोधित किया। मंच से राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ स्नान करते हैं। आज एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने केवल अकेले गंगा में स्नान किया, योगी को भी हटा दिया, राजनाथ सिंह को भी फेंक दिया। आजकल देश में हिंदू धर्म की बात हो रही है। हिंदू क्या होता है? क्या हिंदू झूठा होता है? मैं बताता हूं, वो व्यक्ति जो सच्चाई के सामने पूरा जीवन जीता है वो हिंदू है। जिसमें नफरत, क्रोध, हिंसा ना हो वो हिंदू है। राहुल ने उदाहरण के तौर पर कहा कि महात्मा गांधी हिंदू हैं, उन्होंने यह किताब लिखी। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे वो हिंदुत्ववादी था, उसने किसी ने नहीं सोचा था कि वो महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली दाग देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा है कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी सैनिक साजो सामान उनको हमारे देश में ही निर्मित करने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना कहा कि ईश्वर ने भारत को ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो इसकी वृद्धि को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं और जो विभाजन से पैदा हुआ वह भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। फिक्की के सम्मेलन में राजनाथ ने कहा कि हमने हर मित्र देश को संदेश दिया है कि मेक इन इंडिया कम मेक फॉर इंडिया और कम मेक फॉर द वर्ल्ड। रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2009 सैन्य उपकरणों का आयात नहीं करने के सरकार के फैसले का भी उल्लेख किया और संकेत दिया है कि सूची के तहत इन वस्तुओं की संख्या लगभग 1000 तक हो सकती है। वर्तमान में भारत का रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण बाजार 85,000 करोड़ रुपए का है और मेरा मानना है कि 2022 में बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत भारतीय कंपनी के साथ भारत में इंजन का उत्पादन करेगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ बातचीत के बाद यह सहमति बनी है। स्कूलों के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सेहत व्यवस्था पर हमला शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली सरकार के सेहत मंत्री सत्येंद्र जैन अचानक चमकौर साहिब के गांव सुरतारपुर डिस्पेंसरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी पर ताला लगा दिया गया, फिर दवाई और टेस्ट वाले कमरे में कूड़ा भी पड़ा था। जैन ने कहा कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में यह आलीशान प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है। उन्होंने हेल्थ मंत्रालय की देखरेख करने वाले डिप्टी सीएम ओपी सोनी से कहा कि वह पंजाब का हेल्थ मॉडल दिल्ली से बेहतर होने का दावा कर रहे थे। अब पंजाब के लोग खुद तय करेंगे उन्हें कौन सा हेल्थ केयर मॉडल पसंद है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चमकौर साहिब के स्कूल चेक किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी किया था। इसके बाद पंजाब सरकार में हड़कंप मच गया था। जिला शिक्षा अफसरों के जरिए चमकौर साहिब के सरकारी स्कूल बंद करवा दिए गए थे। पंजाब में पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच शिक्षा के मॉडल पर जंग शुरू हुई। इसमें पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने मनीष सिसोदिया की खुली बहस को उनको चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने कबूल भी कर लिया था। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि परगट सिंह बहस से पीछे हट गए। यह मुद्दा ठंडा पड़ा तो अब आम आदमी पार्टी ने सेहत मॉडल को लेकर जंग की तैयारी कर ली है। केजरीवाल पहले भी लगातार मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों को लेकर एक राहत की खबर आई है। दरअसल देश में अब 83,913 सक्रिय मरीज ही बचे, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,081 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 264 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि इस दौरान 7,469 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 3,41,78,940 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात की जाए तो यह संख्या 4,77,422 हो गई है। देश में अब तक टीके की कुल 137 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में 18 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7,145 नए केस सामने आए थे और 289 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8,706 लोग स्वस्थ हुए थे। कर्नाटक के 2 शिक्षण संस्थान में शनिवार को कुल 33 मामले सामने आए थे, जिसमें से 5
ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हैं। पहले शिक्षण संस्थान में कुल 14 संक्रमित छात्र मिले, वहीं दूसरे में कुल 19 छात्र मिले थे, जिससे हड़कंप मच गया था। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीति, गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क्स को पूरी तरह निस्तानाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार यानी कि आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या पहचान के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला है कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिनका सेना ने करारा जवाब दिया है। 2 दिन पहले यानी बीते गुरुवार को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगांव जिले के रेडवानी इलाके में बुधवार रात घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए। अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। अखिलेश आज दोपहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और इस बात का जिक्र किया। इस मेगा रेड के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से लेकर उनकी सहयोगी सभी छापेमारी पार्टियों पर की जा रही है, जो ठीक नहीं है। आयकर विभाग सूत्रों के मुताबिक कल 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के शक में छापेमारी हुई थी। दिल्ली की एजेंसी ने यूपी में लखनऊ से लेकर मऊ तक जो हलचल मचाई है, उसके बाद पूरे प्रदेश में पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया। चुनावी माहौल में आयकर विभाग की रेड से यूपी की राजनीति रंग गहरा हो गया है। अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाली कार्रवाई बताया है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि ये जनता का चुनाव है, जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए आईटी विभाग यूपी आ रहा है। अखिलेश यादव का सवाल उनके नेताओं के घर पर पड़े छापे की टाइमिंग को भी लेकर। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जानकारी थी तो चुनाव से ऐन पहले ही छापा क्यों मारा। बीजेपी की ओर से राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हम राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं करते। यूपी में विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद बीजेपी सवालों में है, लेकिन बीजेपी नाराज चल रही सहयोगी निषाद पार्टी ने भी छापेमारी की कार्रवाई का समर्थन किया है। संजय निषाद ने कहा कि मैं आईटी के छापों का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ऐसी कार्रवाई पर निषाद पार्टी सरकार का समर्थन करती है। हरियाणा के हिसार में युवती के साथ दुष्कर्म मामले में फंसे जजपा नेता रमेश गोदारा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी रमेश गोदारा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को चंडीगढ़ सेशन कोर्ट में आरोपी रमेश गोदारा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सेशन कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आरोपी जजपा नेता रमेश गोदारा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। पैसों की वसूली को लेकर उनको
उनके खिलाफ जो केस है वो झूठा है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता पक्ष की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी नेता पर गंभीर आरोप है, अगर उसे जमानत मिल जाती तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों पर दबाव भी डाल सकता है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ने रमेश गोदारा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हिसार पुलिस को दी शिकायत में हिसार के एक गांव वासी 33 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में रमेश गोदारा उसे उपचार के लिए सेक्टर 3 हॉस्टल में लेकर आया था और वहां उसके साथ उसने दुराचार किया। आरोपी रमेश गोदारा ने उसे अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया था। शिकायत पर हिसार सिटी की महिला थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज की थी, जिसके आधार पर ही चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाना पुलिस जांच कर रही है। केस दर्ज होने के समय रमेश गोदारा जसपा की जिलाध्यक्ष पद पर था, जो बाद में उसने छोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी है। पटना में भुइया समाज के सार्वजनिक मंच से मांझी ने ब्राह्मण समाज को जाति सूचक शब्द के साथ गाली का प्रयोग करते हुए संबोधित किया। मामला शनिवार शाम का है, लेकिन उनके बयान का ये वीडियो रविवार को वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मांझी कह रहे हैं कि दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण शब्द का उच्चारण करने के बाद उन्होंने जो है गाली शब्द का प्रयोग किया और इसके बाद कहा कि लेकिन खाना नहीं खाते, सिर्फ पैसा लेते हैं। वहीं मांझी के इस बयान के बाद उनकी पार्टी HAM में खलबली मच गई। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान जारी करके कहा कि इस बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका मतलब ये नहीं था। उनका कहना था कि ब्राह्मण दलित के घर में जाते हैं, उनके यहाँ खाना नहीं खाते, उनसे पैसा लेते हैं। पूर्व CM के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सठिया गए। इस बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो आगे इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रॉयल वेडिंग के लिए पिंक सिटी जयपुर में एक बार फिर सेलिब्रिटीज, राजनेता और बिजनेस टाइकून आए हुए हैं। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे प्रजय की हाई प्रोफाइल शादी के फंक्शन में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी ने जमकर डांस किया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुक्के का कस लेते दिखे। इस शादी में शामिल होने के लिए उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल, अनित अग्रवाल, अनिल अंबानी, सुनील मित्तल सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई बिजनेसमैन परिवार के साथ जयपुर आए हुए हैं। शनिवार को जयपुर के रामबाग पैलेस में संगीत समारोह रखा गया था। पटेल परिवार के सदस्यों के साथ ही बॉलीवुड के कलाकारों ने भी जमकर डांस किया। इस दौरान सलमान खान और अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी ने जुम्मे की रात गाने पर परफॉर्म किया। वहीं सिंगर गुरु रंधावा ने हाय नी तेरा नखरा गाने गाकर सभी का दिल जीत लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।